आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ बलजीत जी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि जन स्वराज किन उद्देश्यों और मूल्यों से ये पार्टी का विस्तार होगा और किस तरह से क्या लेकर चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है। मैं नोखा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ जन स्वराज पार्टी का और संभावित प्रत्याशी हूँ नोखा विधानसभा का। जन स्वराज का जो मूल है वो उसके जो नारे हैं उसी में निहितार्थ है उसका। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से विकास को, बिहार को एक विकास के रास्ते पर लाने की प्रक्रिया है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब बिहार भी आज़ाद हुआ था और सबने प्रयास करके अपने राज्य को एक डेवलपमेंट की श्रेणी में ला दिया है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि नेताओं की करनी से और जो भी व्यवस्थाएं रही हों, यहाँ जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं रही हों, उसके माध्यम से बिहार विकास के सभी मानकों पर पीछे हो गया है। तो शिक्षा और रोजगार, यही दो व्यवस्था है जिसके माध्यम से बिहार को आगे लाया जा सकता है। यही हमारा प्रतिमान है, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 5 साल के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि जब भी किसी को वोट दिया करिए तो 5 साल के फ्रेम में दीजिए। कोई आदमी कहे कि अगर उसका कार्यकाल 25-19 में समाप्त हो रहा है और उसकी कोई योजना है, वो कह रही है कि हम 22 में ये काम करके देंगे, तो उसको सीधे नकारिए, बोलिए कि ऐसे योजना नहीं बनता है। आप 5 साल के योजना का फ्रेम रखिए और उस योजना के फ्रेम में आपको अच्छा लगता है तो उसको वोट दीजिए। ये हमारी प्राथमिकता है। जन स्वराज की आर्थिक नीति क्या है और कोई मॉडल राज्य या क्षेत्र इसका उदाहरण क्या है? देखिए, जन स्वराज की जो आर्थिक नीति है ये है कि बिहार जिस तरह से यहाँ का बजट का स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें बैंकों से लोगों को ऋण देकर और जो मनरेगा कार्यक्रम है उससे लोगों को जोड़कर सबसे पहले बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर शिक्षा का विकास यहाँ हो जाए, अगर जो प्राथमिक शिक्षा है, जैसे जो लड़का 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक पढ़ता है, उसमें अगर विश्व स्तरीय शिक्षा उसको मिल जाए तो वो जो भी सर्विस सेक्टर में जहाँ भी जाएगा, यहाँ ज़्यादातर सर्विस सेक्टर की संभावना है। अभी अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि यहाँ जल्दी से फैक्ट्री कोई लगा देंगे और यहाँ लोगों को रोजगार दे देंगे, तो ये पूरी तरह से नदारत बात है, झूठ बात है। तो हमारी पार्टी कह रही है, जन स्वराज कह रहा है कि सबसे पहले इसको दो फेज में बांट के देखेंगे। सबसे पहला फेज तो ये है कि लोगों को 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, यानी कि बुद्धि का पलायन भी हो रहा है, और जो यहाँ पैसा बैंक में जमा करते हैं, यहाँ का CD रेशियो है 40% और अन्य राज्यों जो डेवलपिंग राज्य हैं उनका CD रेशियो है लगभग 80% से 85% तक। तो हम लोगों का ये पहला प्रयास है कि CD रेशियो को बढ़ाकर कम से कम 90% तक लाया जाए, या फिर देश का जो CD रेशियो है उसके लेवल पर भी लाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन के रूप में मिले, जिससे कि वो सामान खरीद सकें, स्ट्रक्चर कर सकें और व्यवसाय कर सकें। और दूसरा चीज़, दूसरे तरफ से ये हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें ब्लॉक स्तर पे अच्छे विद्यालय होंगे और लड़के जैसे प्राइवेट स्कूल में घर से बस उठाती है और वहाँ ले जाके पढ़ाते हैं और फिर ले जाकर घर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ब्लॉक स्तर पर स्कूलों की मॉनिटरिंग करना आसान होगा। इसी मॉडल पे बिहार के इस 5 साल के कार्यक्रम को जन स्वराज बना के लोगों को एक चेतना पैदा कर रही है कि ऐसे बिहार का विकास हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अन्य पार्टियों में बिहार की और अन्य व्यवस्था जो क्रिएट करना चाहते हैं लोग, उसमें और जन स्वराज में बेसिक अंतर यह है कि जन स्वराज शुद्धता और सच्चाई पर विश्वास करने वाली पार्टी है, गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और अंबेडकर जी की तरह अपने लोगों की चिंता करने वाली पार्टी है। जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन स्वराज का क्या एजेंडा है? जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन स्वराज पूरी तरह से कमर कस के उतरा हुआ है समाज में, और जो जातिवादी लोग हैं वो लोगों को अपने जाति के नाम पे भरमा भी रहे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा जातिवाद को लेकर चलना नहीं है, जाति विहीन समाज का निर्माण करना है। हम लोग चाहते हैं कि विकास मॉडल हो, जाति कोई मॉडल थोड़े है। आने वाले समय में मैं बलजीत सिंह यादव आपके चैनल के माध्यम से सभी जो जातिवादी लोग हैं या फिर जाति नामक संस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, जातिवादी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन जो जातिवादी संस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनसे मैं एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि ये समय ऐसा आ गया है कि आने वाले 10 साल में या फिर 15 साल में जाति का तिलस्म धीरे धीरे टूट जाएगा। वो टूटने के प्रक्रिया में आपके बच्चे ही उसको तोड़ेंगे।
तो तोड़ेंगे तो भाई क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि सिंपल सा बात समझिए, एक छोटे से बात में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले यातायात और संचार के साधन कम थे, इसीलिए लोग पाश्चात्य देशों से या फिर दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से संपर्क में कम आते थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे बहुत कम व्यवस्थाएं थी, कुछ लोग ही बाहर जा पाते थे, बहुत सारे लोग अपने यहाँ ही रह जाते थे। लेकिन अब जो लोग भी बाहर जाके पढ़ रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ, इलाहाबाद में पढ़ाई किया हूँ, तो यूपी का, इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो कल्चर है वो मेरे अंदर है। मैं वहाँ के जो आईएएस का जो मॉडल है, जो ज़्यादातर लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसकी बात समझते हैं, तो मैं यहाँ आके लोगों में बताता हूँ। इस तरह से जब जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरा भारत पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो उसमें जाति नामक संस्था धीरे धीरे टूट जाएगी, उसका कोई महत्व भी नहीं है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो पहले 50 दिनों में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई भी कहता है कि मैं, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में मैं ये कर दूंगा, 50 दिन में ये कर दूंगा, ये पूरी तरह से हम लोग इस बात को नकार रहे हैं। हम लोग 5 साल के लिए अगर सत्ता में आते हैं तो 5 साल के लिए हमारे पास मॉडल है। 50 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कोई मॉडल नहीं होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो जनता को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने का एक साधन है, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने का साधन है। और जनता को भी पूरी तरह से समझना चाहिए कि राज्य का संचालन जो होता है वो 15 दिन 20 दिन के कार्यक्रम पर नहीं होता है, 5 साल के कार्यक्रम पर होता है। कोई नीति 5 साल के लिए बनाई जाती है, उसमें कोई योजना हो सकता है कि 6 महीना में दिखना चालू हो जाए, कोई योजना 1 साल में दिखना चालू हो जाए, किसी योजना को दिखने में 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये बात गलत है, इसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं कि 15 दिन और 10 दिन का मॉडल नहीं होता है किसी भी विकास के लिए। आपके उम्मीदवारों का चयन किन मापदंडों पर होगा? उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने बहुत सारा एक क्राइटेरिया बनाया है, 20 उसमें पैमाने हैं, बहुत सारे पैमाने, जिसमें कि दारू माफिया नहीं होगा, शराब माफिया नहीं होगा, करप्ट आदमी नहीं होगा, समाज में उसकी छवि गंदी नहीं होनी चाहिए, प्लस में वो ज़्यादातर कैंडिडेट नए होंगे, पुरानी मानसिकता के लोग जो हैं, जो मतलब वहीं रूढ़िवादी नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार की व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है, कैसे सुधरेगी। समावेशी विकास की अवधारणा को लेकर चलने वाले लोगों को पार्टी टिकट देगी, और ये शीर्ष नेताओं का काम है। ये उन लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादातर बताएंगे। हम लोग यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जिस तरह से प्रशांत जी वीडियो, आप वो सारा चीज़ तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो हम लोग भी उसी से गाइडेड हैं। तो जो भी वो समाज में बात कहते हैं तो उसको हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को नहीं, हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, शायद इसलिए भी अच्छा लगता हो, लेकिन उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है जो समाज में पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है जो प्रशांत जी कह रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है और जुड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि दिल से कि बाकी लोगों को हम लोगों ने वोट देके देख लिया, एक बार प्रशांत जी और जन स्वराज को विश्वास किया जाए और जरूर हमारा कायाकल्प होगा। ये उनमें ये विश्वास की अलग जग रही है। आपने जो जन स्वराज ने पदयात्रा किया, इससे इसने क्या लग रहा है कि क्या सीखा समाज से और जनता से? ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका ये सवाल बहुत अहम है अब तक के सवालों में मेरे लिए। देखिए, किसी भी समाज को समझने के लिए आपको वहाँ का इतिहास समझना जरूरी होता है। पद यात्रा करने के लिए सबसे पहला अगर किसी का नाम अभी हमारे जहन में आता है वो है गांधी। गांधी सबसे पहले चंपारण गए, वहाँ के लोगों से मिले, नील की खेती और बहुत सारा आंदोलन हुआ, उसमें वो कोशिश करते थे कि हम पद यात्रा करें। दांडी यात्रा किए, पद यात्रा किए, बहुत तरह, और जो भी साधन था उस समय तो इतने साधन थे भी नहीं, आपको भी समझ में आ रहा है। तो उस मॉडल को लेके 5,000 साढ़े 5,000 गाँव में प्रशांत जी गए और रोज लगभग 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा करते थे, पैदल चलते थे, कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे और 2.5 साल लगातार। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। हम पिछले बार हमको याद आता है कि मैं नोखा से अपने गांव नोनसारी एक बार पैदल गया हूं, वो 10-12 किलोमीटर की यात्रा है, और मैं पटना से उतरा था और ऐसा ही मूड बना लिया था कि हम लोग पैदल ही आज चलते हैं। मॉर्निंग में उतरा था 8 बजे और हम लोग के पसीने छूट गए थे। तो जो आदमी 2.5 साल तक मतलब पद यात्रा किया हो इतना बड़ा, तो सोचिए कितना बड़ा, मतलब अंदर उसमें इतना कितना जीवटता है, वो बिहार को बदलने के लिए कितना आतुर है। हम लोग तो उनसे मतलब वो पास में आते हैं, उनकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर के सारे अंग रोए खड़े हो गए कि मतलब हम लोग को कितना काम करने की जरूरत है, हम लोग कितना मतलब काम करते हैं, कितना मतलब मोदी जी की तरह दिखावा नहीं कि 18 घंटा 20 घंटा वाला काम, वो सच में काम करते हैं। जो लोग देखते होंगे उनको, रोज उनकी सभाएं लगी हुई हैं और उनको उनकी सभाओं में व्यस्तता देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक कई शेड्यूल है, उनसे बात करना है, सब जगह अलग अलग बात करते हैं, लोगों को इतना इंटेंसिव होकर समझाते हैं, ऐसा लग रहा है ककहरा पढ़ा रहे हैं। बताइए आपको शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं, आपके जीवन में कुछ भी हो या ना हो, शिक्षा और रोजगार होना चाहिए कि कितना बड़ा बात कहते हैं। ये किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं,
आरजेडी के जो शाहजादे हैं उनके विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी देखिए, अच्छी बात है भाई, उनका शासन रहा वो नहीं कर पाए, लेकिन आगे ऐसा थोड़े की संभावना नहीं है। प्रशांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो मुहिम के लिए लेके चल रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी वाले लोग ये मुहिम को लेके चलें, अगर बिहार में ये परिवर्तन हो जाए तो मेरी जरूरत ही क्या है। अगर यहाँ गैप था तब ना मुझे ये चीज़ करना पड़ा, और दुनिया में सब लोगों ने मान लिया है ना कि बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता, तब तो प्रशांत किशोर को आना पड़ा है, और तब तो प्रशांत किशोर जैसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रशांत किशोर को करना पड़ा है, इसीलिए तो उनके सिपाही लोग लगे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका मूल सवाल था कि आपने क्या पाया, हमने ये पाया कि बिहार कैसा है, छू के देखा हमने बिहार को, समझ के देखा, मतलब उनसे बिहार के गरीबी से हम लोग गले मिले हैं, हमको समझ में आ रहा है कि कितना बदहाली है, कितना काम करना है, इसी वहीं हमारी ऊर्जा है। हम लोग इसीलिए सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग जो भी भात मिलता है भात खा के निकलते हैं जो भी, और शाम को 10 बजे आके वहीं भात फिर खाते हैं, बीच में कुछ नहीं। कहीं मिल गया, बहुत ज़्यादा भूख लगा तो ककड़ी खीरा खा लिए, कुछ भी इस टाइप का खा लिए कि शरीर स्वस्थ रहे कम से कम, और इतना हम लोग जोश से लगे हैं। तो ये सोच के देख सकते हैं कि बिहार में जो हम लोग पद यात्रा किए उसी का नतीजा है कि हम लोगों में वो गर्मी है, और ये गर्मी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं ला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।